नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के डीजी अपडेट सीरीज में। आज मैं दोस्तों यहां पे आपको भारत के डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी दो इंपॉर्टेंट न्यूज बताऊंगा, जिसमें से एक तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ इसके अलावा हम रशिया अमेरिका के बारे में जो हमने कल बात किया था उसमें कुछ अपडेट आया है, उस पर आपको बताएंगे। उसके अलावा पाकिस्तान फ्रांस के बारे में भी कुछ अपडेट है, वो भी आपको जानना चाहिए। साथ ही चाइना की भी बात होगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज से, जो कि इंडियन नेवी की ओर से आ रही है। आपने MQ-9 रिपर का नाम तो सुना ही होगा। इसके कई नाम हैं। इसे MQ-9 रिपर भी कहते हैं, इसे प्रेडेटर बी ड्रोन भी कहते हैं, साथ ही साथ इसे सी गार्डियन के भी नाम से जाना जाता है। तो नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से जिन भी देशों के पास जितने भी ड्रोन्स लोग यूज करते हैं, उन सब में लगभग अमेरिका का ये ड्रोन ही है जो कि सबसे बेस्ट माना जा सकता है। ये ड्रोन काबिले तारीफ ड्रोन है, बैटल प्रूवन है, इसने बहुत कुछ किया हुआ है अपने सर्विसेज में, अमेरिकन एयरफोर्स में। तो ये हर तरीके से प्रूवन है, कोई दो राय नहीं है। बहुत दिनों से ऐसी बात चल रही थी कि इंडियन नेवी इसे खरीदने वाली है। उसके बाद ये बात आई कि इंडियन आर्मी भी इसे खरीदेगी और एयरफोर्स भी खरीदेगी। यहां पे आज सबसे बड़ा अपडेट निकल के आया है दोस्तों कि इंडियन नेवी ने 2 प्रेडेटर बी ड्रोन को इंडक्ट कर लिया है। ये न्यूज अगर आपको सुन के शॉकिंग लग रहा है तो इससे बहुत ज्यादा शॉकिंग मुझे भी लगा, क्योंकि इसके बारे में कोई चर्चा ही कभी नहीं हुई, कुछ भी न्यूज में नहीं आया। और आज अचानक से ये पता चल रहा है कि लगभग 2 हफ्ते पहले ही नवंबर में ये जो प्रेडेटर बी ड्रोन थे, इन्हें भारतीय नौसेना को डिलीवर कर दिया गया था। और उसके बाद इसे 21 तारीख से ही, यानी कि 21 नवंबर से ही इन्हें इंडक्ट भी कर लिया गया इंडियन नेवी में। और हमें ये चीज आज पता चल रही है, तो आप समझ जाए कितनी सीक्रेटली ये चीज हुई होगी। प्रेडेटर बी ड्रोन जो है दोस्तों, ये हर तरीके का काम कर सकता है। इसकी एंड्योरेंस बहुत ज्यादा है, ये 30 घंटे तक हवा में रह के निगरानी कर सकता है। और ना कि सिर्फ निगरानी, बल्कि ये एक प्रिसाइज अटैक कर सकता है अपनी मिसाइल्स के थ्रू। इसमें हेलफायर मिसाइल लगती है, जिससे कि इसने बहुत सारे कारनामे ऑलरेडी करके रखे हुए हैं। ये ड्रोन मैंने आपको पहले ही बताया, ये काफी ज्यादा कॉस्टली थे, इसलिए मैंने उस समय कहा था कि इन्हें लेना ना लेना बहुत मुश्किल डिसीजन हो सकता है। लेकिन ये ड्रोन ले लिया गया है, पर इसे खरीदा नहीं गया है। फिलहाल इसे लीज पे लिया गया है 1 साल के लिए। जब से इंडिया और चाइना के बीच में क्लैश बना हुआ था, तब से ही इंडिया और अमेरिका के बीच में इस ड्रोन को लेके बात चल रही थी। इसे लीज पे जो इमरजेंसी परचेजिंग के राइट्स इस समय सेनाओं को दिए गए हैं, उसके तहत खरीद लिया गया है। 1 साल तक ये ड्रोन सर्विस देगा, और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो फ्यूचर में 18 यानी कि 18 और ड्रोन आपको भारतीय सेनाओं में दिखाई देंगे, जो कि बट जाएंगे इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के बीच में। इस ड्रोन से क्या भारत की काबिलियत बढ़ेगी? तो जी हां, भारत की बहुत काबिलियत बढ़ेगी इस ड्रोन से। और आप समझ सकते हैं कि जो बेका का अग्रीमेंट हुआ था, मैंने आपको उस समय भी बताया था कि भारत अमेरिका के बीच में ये बेका का ही अग्रीमेंट था, जो कि अगर नहीं होता तो प्रेडेटर बी ड्रोन नहीं लिया जा सकता था। तो जब वो एग्रीमेंट हुआ था, तब भी मुझे ऐसा डाउट हुआ था कि कल को भारत ये स्टेप ले सकता है, इस ड्रोन को ले सकता है। और वही हुआ, एक और बेका का अग्रीमेंट हुआ। मुझे लगता है शायद अग्रीमेंट भी इसी वजह से जल्दी में हुआ। अग्रीमेंट हुआ और उसके बाद इधर आपका ये ड्रोन आ गया। वो अग्रीमेंट इसलिए हुआ था क्योंकि ये जो ड्रोन है, वो जो सैटेलाइट डेटा शेयर करता है अपने साथ, तो वो सब कुछ नेविगेशन और बाकी चीजों के लिए इस ड्रोन में वो बेका अग्रीमेंट होना चाहिए था, किसी भी कंट्री के लिए जो इस ड्रोन को यूज करना चाहती है। तो इसीलिए भारत ने अमेरिका से वो अग्रीमेंट भी पहले किया हुआ था। साथ ही लीज पे इन 2 ड्रोन्स को लेने का एक और फायदा मिलता है, आप इसे टेस्ट भी करते हैं, साथ ही साथ इसका जो मेंटेनेंस है वो भी आपको, जो आपकी डील हुई है, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कितने का हुआ है ये नहीं बताया गया है, तो जो भी डील हुई होगी जितने भी पैसे की, उसमें अमेरिका का ही स्टाफ होगा जो कि इसका मेंटेनेंस करेगा। अमेरिका की कंपनी ही इसे देखेगी, इसका रिपेयर मेंटेनेंस का काम। लेकिन जो ऑपरेटर होगा, जो कि इसे रिमोट से ऑपरेट करेगा, वो हमारे इंडियन नेवी का बंदा होगा। और उसके बाद जो भी इस ड्रोन के थ्रू डेटा कलेक्ट किया जाता है इंडियन नेवी के द्वारा, वो भी इंडियन नेवी के ही पास एक्सक्लूसिव रूप से रहने वाला है। तो ये सारी चीजें आगे कैसी करवट लेंगी, क्या भारत भविष्य में और ड्रोन खरीदने वाला है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी के हिसाब से फिर मैं इंसिस्ट करता हूं इस चीज को लेके कि भारत और चाइना के बीच में जो स्थिति है वो काफी ज्यादा सीरियस अभी भी बनी हुई है। खैर, हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज है ब्रह्मोस मिसाइल के टेस्ट को लेके। मैंने आपको कल बताया था कि कल एक मिसाइल का टेस्ट हुआ था ब्रह्मोस का, जिसे कि इंडियन आर्मी ने किया था। और आज जो मिसाइल टेस्ट हुआ है
वो इंडियन एयरफोर्स ने किया हुआ है। इंडियन एयरफोर्स ने इस टेस्ट को क्यों किया हुआ है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये अनाउंसमेंट पहले ही कर दी गई थी कि एक हफ्ते के अंदर 3 टेस्ट होंगे। इंडियन आर्मी ने किया, इंडियन एयरफोर्स ने किया, अब इंडियन नेवी भी करेगी। ये भी टेस्ट, सारे टेस्ट अंडमान निकोबार आइलैंड में हो रहे हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये टेस्ट हो सकता है कि एक कोऑर्डिनेशन चेकिंग की जा रही हो कि अंडमान निकोबार में हमारा जो थिएटर कमांड है वो किस तरीके से किसी मुश्किल की घड़ी में तीनों सेनाएं कोऑर्डिनेट करके अपनी मिसाइल्स का यूज कर सकती हैं। तो उस वजह से ये टेस्ट हो रहे हैं जो कि काफी सक्सेसफुल है, और आपको कुछ दिनों में और आपको सुनने को मिलेगा कि इंडियन नेवी ने भी ये टेस्ट किया हुआ है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज दोस्तों पाकिस्तान से यहाँ पे आ रही है। पाकिस्तान से बेसिकली 2 न्यूज है, लेकिन मैं पहले आपको अच्छी वाली न्यूज सुनाता हूं। पाकिस्तान ने दोस्तों इस समय, आपको पता है मैंने पाकिस्तान के लिए एक बहुत यूनिक शब्द का इजाद किया था, जो कि मैंने उस एक वीडियो में बताया था, भिखारियत। तो भिखारियत शब्द पाकिस्तान के लिए मैंने इजाद किया था, मुझे पता भी नहीं है कि यह शब्द है कि नहीं। पाकिस्तान ने यहां अपनी भिखारियत दिखाते हुए एक और काम किया है। क्या काम किया है? पाकिस्तान ने फ्रांस से 300 मिलियन डेट रिलीफ की मांग की है। आपको पता होगा पाकिस्तान का कटोरा ऐसा है कि उसने हर कंट्री से उधार ले रखा है, और वैसे ही उसने फ्रांस से भी ले रखा है। तो फ्रांस ने कहा है कि भाई 300 मिलियन जो हमें आपको देने हैं, अब वो इंटरेस्ट है, मूलधन है, ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन जो भी 300 मिलियन हमें आपको देने हैं उसके लिए आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम आपको बहुत थोड़े टाइम बाद देंगे। इस पे अब मैक्रोन जी यानी कि फ्रांस के प्रेसिडेंट का क्या कहना है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद वो इस समय अपना जूता ढूंढ रहे होंगे तैयार होने के लिए, आप गलत मत समझिएगा। इमरान खान जी के मुंह के पास देखेंगे उनके मुंह को, और फिर उनको जवाब देंगे मैक्रोन जी। आगे क्या जवाब होगा ये तो वक्त बताएगा, मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये कितनी आश्चर्य की बात है, एक ओर आप बॉयकॉट फ्रांस, ये वो फलाना ढिमका नारा लगाते हो, और दूसरी ओर आप फ्रांस से ही कह रहे हो अपने जेट्स को अपग्रेड करने के लिए। चलो ठीक है, वो तो आपके लीगल राइट्स में था, आपने कहा जेट्स को अपग्रेड करने के लिए, वो ठीक है, आपने उनसे लिया था तो आपने कहा। लेकिन जिस कंट्री को आप खुल के बॉयकॉट कर रहे हो उससे ही आप बोल रहे हो कि हम आपका उधार अभी चुकता नहीं कर सकते, हमें थोड़े मोहलत दे दीजिए। अगर आपकी हैसियत ही इतनी नहीं थी तो फिर फ्रांस जैसे देश से पंगा लेने की क्या जरूरत थी। तो धन्य हो पाकिस्तान और वहां के नेता और वहां की जनता, सब धन्य है एक्चुअल में। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान से जो दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आई है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, उनका ये कहना है कि कोई भी स्पेकुलेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान को लेके कि पाकिस्तान इजराइल को एक स्टेट के रूप में मान्यता देगा। तो इजराइल को मान्यता नहीं दिया है, उससे आज तक क्या उखड़ गया इजराइल का ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि इस समय पाकिस्तान का स्टैंड क्लियर है कि पाकिस्तान इजराइल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में मान्यता नहीं देने वाला है। क्यों नहीं मान्यता देने वाला है? क्योंकि अब इनके पापा बदल गए हैं, अब इनके पिताजी करंट में जो है वो तुर्की हो गया है, और तुर्की आपको पता है इसका विरोध करता है, कट्टर इस्लामिक नेशन है दोनों, और इसीलिए ये दोनों इजराइल का विरोध करते हैं। खैर, हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे और पाकिस्तान से आते हैं बाहर और चलते हैं आपको लेके अमेरिका और रशिया के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में। जी हां दोस्तों, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट ही आप इसे कह सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था पीटर द गल्फ का जो एरिया है ये जापानीज सी के पास है, जो जापान और रशिया के बीच में समुद्र है। वहां पे जो रशिया के समुद्र का किनारा खत्म होता है उसके बाद शुरू होता है पीटर द गल्फ, ऐसा कहना है अमेरिका का। वहां पे अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स गए थे, जबकि रशिया की ओर से वार्निंग उन्हें इशू किया गया कि भाई आप हमारे पानी में आ गए हैं, तो वो लोग वहां से हटे। उस वक्त ये क्लियर नहीं हो पाया था कि अमेरिका का क्या स्टैंड है। आज अमेरिका का स्टैंड क्लियर हुआ है। अमेरिका का कहना है कि रशिया ने हमें जहां से वापस भेजा है वो पानी एक्चुअल में रशिया का था ही नहीं। रशिया की सीमा उसके 2 किलोमीटर पीछे से शुरू होती है, लेकिन रशिया अपनी सीमा को क्रॉस करके पीटर द गल्फ वाले एरिया में भी आ चुका है, और रशिया ने एक तरीके से आप कहिए 2 किलोमीटर का एरिया कब्जा कर लिया है, समुद्री एरिया जो है। और वो जो अमेरिका के डिस्ट्रॉयर थे वो इंटरनेशनल लॉ जो है समुद्र का, उसमें कोई भी ट्रेवल कर सकता है, तो उस हिसाब से वो वहां गए थे। लेकिन रशिया का कहना है कि रशिया का वो एरिया है। रशिया ने इस पे क्लेम क्या दिया है तो आपको अगर पता हो, नहीं पता तो जान जाइए, अच्छा लगेगा सुन के। 1860 में दोस्तों एक ट्रीटी हुई थी चाइना और रशिया के बीच में, जिसके बाद फिर चाइना ने कुछ एरिया अपना रशिया को दिया था।
तो रशिया का ये क्लेम है कि 1860 से वो पीटर द गल्फ वाला जो एरिया है, वो पूरा एरिया वो हिस्टोरिक रूप से उस डील के माध्यम से मानते हैं कि वो रशिया का पानी है। लेकिन अमेरिका का कहना है कि इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ये पानी किसी का नहीं है, ये इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी यूज कर सकता है। अब इसमें आगे क्या होता है, ये मामला आगे बढ़ता है या यहीं पे रहता है नहीं पता, लेकिन आप इसे एक फ्रेश डिस्प्यूट की शुरुआत कह सकते हैं रशिया और अमेरिका के बीच में। बहरहाल हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज चाइना से ही है दोस्तों। चाइना ने अपने J-16 के नए फाइटर यूनिट्स को अपने वेस्टर्न बॉर्डर यानी कि जो हमारा LAC से बॉर्डर लगता है उसके पास तैनात करने के लिए अब तैयारी कर रहा है। चाइना के ग्लोबल टाइम्स, उनका जो मीडिया भोपू है, या कमेंट में लोग ग्लोबल टाइम्स को एक अच्छा नाम भी देते हैं, आप वही समझ लीजिए। तो ग्लोबल टाइम्स का ये कहना है कि चाइना ने कुछ एक्स्ट्रा फाइटर जेट्स को तैनात करने की तैयारी कर ली है और ये फाइटर जेट जो J-16 है, ये चाइना का जो सबसे टॉप फाइटर जेट है, यानी कि उनके हिसाब से J-20, उसके बाद ये सेकंड रैंक पे आता है। यानी कि इन्होंने एक तरीके से रशिया से लिए हुए Su-35 को थर्ड रैंक पे रखा है। यानी कि इनका J-16 आप कह सकते हैं कि रशिया के Su-35 से बेटर चाइना समझता है और इसीलिए इन्होंने और उसके यूनिट्स को बुलवाने की तैयारी कर ली है वेस्टर्न बॉर्डर पे अपने। उसके बाद क्या होगा, तो ऑब्वियस है ये चाइना की तैयारी का पार्ट है। जो MQ-9 रिपर ड्रोन भारत में आया है, ये भारत की तैयारी का पार्ट है। राफेल है, बाकी चीजें हैं, ये सब कुछ भारत की तैयारी का पार्ट है। लेकिन MQ-9 रिपर जैसे कॉन्फ्लिक्ट के बाद आया, उसी तरह चाइना का ये फाइटर जेट भी कॉन्फ्लिक्ट के बाद आ रहा है। तो ये सब कुछ देख के मैं फिर इंसिस्ट करता हूं, ऐसा ही लगता है कि भारत और चाइना के बीच में चीजें सुधर नहीं रही हैं और ये किस हद तक खराब होने वाली हैं, इसे भी अभी इंश्योर करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये रहा आज का पूरा न्यूज। अब यहाँ पे दोस्तों आप में से कुछ लोगों ने कुछ दिनों पहले कमेंट किया था कि हमारे आयरन मैन सरदार पटेल जी की फोटो यहाँ पे मैंने क्यों हटाई थी। तो एक्चुअल में दोस्तों इस फोटो को हटाने का कोई और रीजन नहीं था। आपने देखा होगा कि ये वीडियो अभी तक कैमरे में इन्हीं को फोकस कर रहा था, मेरा फोकस हट गया था, तो इस वजह से मैंने हटाया था, पर बाद में मैंने लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे फिर से मैंने अब इसको रीएडजस्ट किया है, तब ये मुझे फोकस कर रहा है। नहीं तो ये ऑटोमेटिकली एक चेहरे को फोकस करता है, तो मैं थोड़ा भी इधर उधर होता हूं तो वो इनको फोकस कर लेता है, इसलिए मुझे हटाना पड़ा था। और मुझे लगता है शायद मुझे अब फिर से इनकी जगह थोड़ी इधर उधर इस वॉल पे ही स्विच करनी पड़ेगी कुछ। खैर अभी की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।